हेलो बच्चों, कक्षा 11 के रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना को और इस चैप्टर में यह लेक्चर नंबर 5 है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल को पढ़ा और ये देखा कि जे थॉम्सन ने अपने परमाणु मॉडल में यह प्रस्तुत किया कि परमाणु एक तरबूज की तरह है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीच बीच में तरबूज के बीज की तरह धंसे होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया और उस प्रयोग द्वारा जे थॉम्सन साहब के परमाणु मॉडल को अमान्य करार दे दिया। ठीक है, तो आज हम रदरफोर्ड का प्रयोग देखेंगे, क्या किया प्रयोग, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी देखेंगे क्योंकि अपने प्रयोग के बाद उन्होंने अपना खुद का परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले हम रदरफोर्ड के प्रयोग को देखते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपने प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाले। ठीक है, तो रदरफोर्ड का प्रयोग। रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। रदरफोर्ड के प्रयोग के परीक्षण और निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। इसके पहले कि हम लोग परीक्षण और निष्कर्ष को पढ़ें, हम प्रयोग को यहाँ बता दे रहे हैं। रदरफोर्ड ने क्या प्रयोग किया। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक बहुत ही पतली फॉयल, गोल्ड फॉयल लिया और चूँकि सोने की पन्नी चाहे जितनी भी पतली ली जाए लेकिन परमाणु का आकार तो बहुत कम है। बहुत पतली सोने की पन्नी में भी सोने के परमाणुओं के कुछ लेयर्स होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लेयर्स को दिखा रहे हैं। ये हो गए सोने के परमाणु और ये परमाणुओं के केंद्र। ठीक है, इनके ऊपर उन्होंने क्या किया, अल्फा कणों की बौछार करी। ठीक है, अल्फा कणों की बौछार करी, अल्फा कण। और ये अल्फा कण क्या होते हैं हम बता दे रहे हैं। अल्फा कण एक धनावेशित कण होता है जिसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार 4 होता है। इस पर 2 इकाई धनावेश होता है। ठीक है, इसको हीलियम का नाभिक भी मान सकते हैं क्योंकि हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो यह अल्फा कण में चेंज हो जाता है। तो अब समझ में आ गया हो गया अल्फा कण क्या है। यह अल्फा कण कहाँ से छोड़ा गया, रेडियो एक्टिव पदार्थ से। क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे तत्व हैं जो प्रकृति में स्वतः ही विघटित होते हैं और उनसे कुछ किरणें निकलती हैं। वो किरणें कुछ कणों के कारण होती हैं, उनसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। तो अल्फा कण उसी रेडियो एक्टिव तत्व के स्रोत से छोड़ा। ठीक है, और ये देखा कि अधिकांशतः अल्फा कण क्या हो रहे हैं, सीधे इस पन्नी को पार कर जा रहे हैं। ठीक है, कुछ अल्फा कण क्या हो रहे हैं, डाइवर्ट हो जा रहे हैं, विक्षेपित हो जा रहे हैं। कुछ ही अल्फा कण ऐसे हैं जो विक्षेपित हुए और बहुत कम अल्फा कण क्या हुए, जिस मार्ग पर गए उसी मार्ग पर वापस आ गए, इसी मार्ग पर गए और इसी मार्ग पर वापस आ गए। ऐसा 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण के साथ हुआ। ठीक है, तो इस प्रयोग द्वारा उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। इसी प्रयोग को हम एक परमाणु यहाँ दिखाए हैं, सोने की पन्नी का एक परमाणु और इस पर प्रयोग। ये अल्फा कणों की बौछार कराई गई तो अधिकांशतः अल्फा कण क्या हुए, सीधे एकदम आर पार पन्नी के निकल गए। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से विचलित हुए, अपना मार्ग उन्होंने बदल दिया। ठीक है, और बहुत ही कम अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग पे वापस आ गए, इसी मार्ग पे गए और इसी पे वापस आ गए, 180 अंश के कोण पे ये विक्षेपित हुए। ठीक है, तो इस प्रयोग से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, तो हम परीक्षण और निष्कर्ष को देखते हैं। जिस तरह से हम प्रयोगशाला में प्रयोग करके प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष लिखते हैं, तो यहाँ प्रयोग हो गया, ये परीक्षण और ये निष्कर्ष। ये रदरफोर्ड साहब का प्रयोग है। इससे क्या परीक्षण, परीक्षण का अर्थ होता है प्रेक्षित करना, देखना। ठीक है, अवलोकन। अधिकांश अल्फा कण पन्नी से सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण क्या हुए, सीधे सीधे बिना विचलित हुए सीधे पन्नी को पार कर जाते हैं। ठीक है, ऐसा अधिकांश कणों के साथ हुआ। और दूसरा परीक्षण क्या देखें, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। बहुत कम अल्फा कण ऐसे थे जो अपने मार्ग से मुड़ गए, विक्षेपित हो गए। और तीसरा परीक्षण ये देखा
कि बहुत कम, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर वापस लौट गए, अर्थात 180 डिग्री पर विक्षेपित हो गए। ठीक है, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर मुड़कर वापस आ गया। ठीक है, तो इस प्रयोग से रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के अंदर अधिकांश भाग खोखला है। चूंकि खोखला है तभी तो बहुत सारे अल्फा कण इसको पार कर जा रहे हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या निकाला, परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक अत्यंत सूक्ष्म आयतन में ही संकेंद्रित है जिससे अल्फा कण विक्षेपित हुए। उन्होंने ये सोचा, ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण आयतन एक बहुत ही सूक्ष्म भाग में, सूक्ष्म आयतन में संकेंद्रित होना चाहिए। ठीक है, ये सूक्ष्म भाग में, और इस पर क्या होगा, संपूर्ण धनावेश होगा। इस धनावेश से और इस द्रव्यमान से ही अल्फा कण क्या हुए, प्रतिकर्षित हो गए। चूंकि अल्फा कण पे भी धनावेश है और इस नाभिक पे भी धनावेश होगा, जिसके कारण क्या हुए, अल्फा कण प्रतिकर्षित हो गए। और तीसरा निष्कर्ष है कि नाभिक का आयतन परमाणु की अपेक्षा नगण्य होता है। चूंकि बहुत कम 20,000 में से एक अल्फा कण के साथ ऐसा हुआ कि वह अपने मार्ग पे वापस लौटा, अतः नाभिक का आकार अत्यंत सूक्ष्म होगा पूरे परमाणु की अपेक्षा। ठीक है, तो रदरफोर्ड के प्रयोग को आप चित्र में देखें, चित्र में स्पष्ट हो रहा होगा किस तरह से सोने की फॉइल पे उन्होंने प्रयोग किया और फॉइल के चारों तरफ स्फुरदीप्त पर्दा रखा ताकि अल्फा कण विक्षेपित हो तो पर्दे के ऊपर चमक पड़े और अल्फा कणों का विक्षेपण आसानी से दिख जाए। ठीक है, तो अब हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को लिखेंगे और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को। इस निष्कर्ष में एक बात और महत्वपूर्ण है, चूंकि उन्होंने माना कि परमाणु का संपूर्ण भाग, संपूर्ण धनावेश बहुत ही सूक्ष्म भाग में, सूक्ष्म आयतन में केंद्रित है, उस भाग को उन्होंने नाभिक नाम दिया। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड के इस प्रयोग से ही हुई। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे कि नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की थी। तो चलो चलते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पे और उसकी कमियों पे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को अमान्य करार देते हुए रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इस परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु है, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। और दूसरा पॉइंट है, परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश उसके केंद्र में अति सूक्ष्म भाग में स्थित है जिसे नाभिक कहते हैं। लगभग समस्त द्रव्यमान और समस्त धनावेश कहाँ स्थित है, उसके केंद्रीय भाग में जिसको नाभिक कहते हैं, वह अति सूक्ष्म है। उसी भाग में परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान और सारा धनावेश स्थित होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय पथों में चक्कर लगाते हैं। इन वृत्तीय पथों को कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। तो इस मॉडल से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का स्थान भी निश्चित हो गया कि प्रोटॉन का स्थान नाभिक के अंदर है और इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथों पर चक्कर लगाते हैं जिनको कक्षा कहते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट है, परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा वृत्तीय गति के कारण उत्पन्न अपकेंद्र बल इस आकर्षण बल को संतुलित करता है। यहाँ ध्यान दो, ये बिंदु क्या कर रहा है, यह नाभिक है और यह इसकी कक्षा है परमाणु की। ठीक है, परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि यह धनावेशित है और इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित है। ठीक है, यह ऋणावेशित है, यह धनावेशित है, तो यहाँ क्या होगा, आकर्षण होगा, तो आकर्षित करता है। और वृत्तीय गति के कारण उत्पन्न अपकेंद्र का बल, चूंकि ये इलेक्ट्रॉनों की गति क्या है, वृत्तीय गति है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या होगी, अपने स्पर्श रेखा पर यह क्या होगा, ऐसा दिखेगा कि यह बाहर की ओर गति करना चाहेगा। तो इसको कौन संतुलित करता है, नाभिक का आकर्षण बल, और इसको ही अपकेंद्र बल कहते हैं। वृत्तीय गति के कारण जो बल बाहर की तरफ लग रहा है उसको अपकेंद्र बल। तो ये बल आपस में एक दूसरे को संतुलित करते हैं और इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्तीय बना रहता है। ठीक है, तो ये रहा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां या दोषों को देखते हैं। पहली कमी है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों के वेग का तथा इलेक्ट्रॉन किस वृत्तीय कक्षा में घूम रहे हैं इस मॉडल द्वारा पता नहीं चलता। ठीक है, कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किस वेग से घूम रहे हैं और
उनकी कक्षा कौन सी है इस मॉडल द्वारा ये नहीं पता चलता। चारों तरफ तो घूम रहे हैं कक्षाओं में, लेकिन किस कक्षा में घूम रहे हैं ये पता नहीं चलता। दूसरा पॉइंट है, मैक्सवेल के विद्युत गतिकी सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील विद्युत आवेशित कण से लगातार ऊर्जा का विकिरण होगा तथा इलेक्ट्रॉनों की कक्षाएं छोटी होती जाएंगी और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर परमाणु के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। तो मैक्सवेल का विद्युत गतिकी सिद्धांत क्या है कि कोई भी विद्युत आवेशित कण अगर गति कर रहा है तो वह क्या करेगा, एक विकिरण करेगा, एनर्जी अपनी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा, विकिरित करेगा, तो क्या होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो इसका असर क्या होगा, धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, कक्षा छोटी होती जाएगी और अंत में यह नाभिक पर ही गिर जाएगा, जिससे परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है, यह परमाणु मॉडल परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। इस पॉइंट को केवल याद रखना है तुम लोगों को, अभी यह पॉइंट समझ में नहीं आएगा। इसी चैप्टर में आगे चलकर हम लोग उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को पढ़ेंगे, उस समय यह पॉइंट समझ में आएगा कि परमाणु मॉडल में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये रहा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।